प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम पार्ट का पहला चैप्टर राख की रस्सी इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं राख की रस्सी का फुल एक्सप्लेनेशन और उसका समरी भी बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। राख की रस्सी का प्रश्न उत्तर है, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? उत्तर है, वे सोचते थे कि उनका बेटा बहुत भोला है और दुनियादारी नहीं जानता है। मतलब उनके पिताजी जो थे यही सोचते थे कि मेरा बेटा बहुत भोला है और इतना सीधा है कि उसको दुनियादारी कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वे चिंतित रहते थे। वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, वह यही सोचते थे कि आगे जो जीवन में बहुत तरह के संघर्ष होते हैं, परेशानियां होती है, तो वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा और वह क्या कमाएगा, क्या खाएगा, तो और उसका विवाह कैसे होगा। तो वह इसी मतलब चिंतित अवस्था में रहते थे कि वह किस तरह से कमाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है बच्चों, उसको होशियार बनना चाहिए, तभी तो वह जीवन में आगे बढ़ पाएगा और फिर उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे। तो इस तरह से हर एक माँ बाप सोचते हैं। तो पहला प्रश्न यह है, आप चाहे तो जो मैं आपको समझा के कह रही हूँ आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ख का प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? उत्तर, मैं उसे खूब पढ़ाती लिखाती, दुनियादारी की व्यावहारिक बातें भी सिखाती, कुछ समय के बाद उसके ज्ञान की परीक्षा भी लेती। अब शहर की तरफ है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क का, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? उत्तर, मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेड़ों के साथ भेजा था। वे चाहते थे कि उनका बेटा शहर जाकर दुनियादारी सीखें और व्यावहारिक बने। तो हर माता पिता बच्चे यही चाहते हैं कि उनका बेटा, उनके जो संतान होते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, वह चालाक बने, समझदार बने, दुनियादारी की जानकारी हो। तो इसी के बारे में इसमें कहा गया है। ख का है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उत्तर, मंत्री का मानना था कि शहर के लोग अधिक होशियार और बुद्धिमान होते हैं, उनके बीच रहकर मेरा भोला भाला बेटा भी होशियार बन जाएगा। यही सोचकर उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। अब गौ का प्रश्न है। गौ का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें है कि तुम्हारे घर में बड़े लोग कहाँ रहते थे, यह सब बातें हैं, तो यह एग्जाम में आपको नहीं पूछे जाएंगे। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है उत्तर में कि विद्यार्थी स्वयं करें। और दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो उत्तर में देखिए, जौ के अलावा भी होता है बहुत अनाज, जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, धान, बाजरा। तीसरा प्रश्न है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए क का, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। जैसे क्या है, लेह और तांबा, धातु, खिचड़ी, शेरवानी, शहर, भोजन, वेशभूषा। तो उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेह, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी, यह सब जो है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा में क्या है, धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा, यह सब जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से आपको अगर एग्जाम में आएंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ख का है, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोच कर लिखो। उत्तर है धातु। धातु में देखिए क्या क्या चीज होता है,
सोना, चांदी, लोहा यह सब धातु है। भोजन में क्या होता है? दाल, चावल, रोटी यह सब भोजन है। शहर, शहर कौन सा होता है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता यह सब शहर है। वेशभूषा, पहनावा जो हम लोग पहनते हैं जैसे सूट, साड़ी, कमीज यह सब वेशभूषा है। तो आप इस तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। और यह इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे का प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न देखिए। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर, मंत्री को यह बात अवश्य पसंद आ गई होगी, परंतु वह इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यह कार्य उसका बेटा नहीं कर सकता, क्योंकि वह बेहद भोला भाला है, मतलब सीधा है। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा ताकि वह उस बुद्धिमान व्यक्ति मतलब लड़की के ज्ञान की परीक्षा ले सके जिसने इस कार्य को पूरा करने में उनके बेटे की मदद की है। और इसमें देखिए सिंह और जौ। तो पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों को क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। उत्तर, जिन्होंने बाल खरीदे होंगे उन्होंने उसे काटकर ऊन बनाई होगी, फिर ऊन से गर्म कपड़े बनाए होंगे जैसे शॉल, कंबल, स्वेटर इत्यादि। उन्होंने सींग खरीदे होंगे, उन्होंने तरह तरह की सजावट की चीज़ें भी सींग से बनाई जाती है, बनाए होंगे। अब देखिए बात को कहने के तरीके। नीचे प्रश्न संख्या 1 है, नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? जैसे देखिए, क का चैन से जिंदगी चल रही थी, तो उत्तर में है जिंदगी शांति से गुजर रही थी। और ख का है होशियारी उसे छूकर भी नहीं आई थी, तो उसको किस तरह से उत्तर लिखेंगे? ख का उसे होशियारी बिल्कुल नहीं आती थी। ग का मैं इसका हल निकाल देती हूँ। ग का मैं इसका उपाय बताती हूँ। घ का उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, मतलब उनकी अपनी चालाकी कोई काम नहीं आई। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। क का होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो उत्तर देखिए, होशियार इस शब्द का अर्थ होता है समझदार। इसका प्रयोग किसी भी अच्छे अर्थ में बड़ाई मतलब तारीफ करना होता है। यह सकारात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है। होशियार कहना जो है सकारात्मक लोग कहा जाता है प्रयोग करने के लिए। और चालाक, अब चालाक का किस तरह से लोग प्रयोग करते हैं? इस शब्द का अर्थ होता है चतुर। इसका प्रयोग अधिकतर किसी की बुरे अर्थ में बड़ाई मतलब तारीफ करना होता है। यह अधिकतर नकारात्मक रूप में होता है, मतलब चालाक जो होता है लोग थोड़ा जो है बुरे अर्थ में लोग लगाते हैं और अच्छे अर्थ में होशियार लगाते हैं। ख का लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? उत्तर, हाँ क्यों? उत्तर, मैं लड़की को समझदार कहूँगी। उसने अपनी समझ से हर बार समस्या का सही हल ढूंढ निकाला। इतना ही नहीं, उसकी समझदारी के आगे मंत्री की चालाकी धरी रह गई। वे इतना प्रभावित हुए कि अपने बेटे का विवाह उस लड़की के साथ कर दिया। अब नाम दो। अब देखिए इसमें नाम दो। अब देखिए कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। आप लोग पूरा कहानी पढ़े होंगे, सिर्फ उसमें यही कहा गया है कि लोनपोगार का बेटा और लड़की ऐसा करके संबोधित किया गया, लेकिन दोनों का कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की के कोई नाम दे दो। अब इसमें से कह रहा है कि कोई नाम दे दो, उन दोनों का क्या नाम होना चाहिए? तो देखिए, नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फुदोरजे, ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जो नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है, रविवार को जन्म लेने वाले बच्चे को नाइमा नाम दिया जाता है। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है।
यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। और तिब्बत में बुद्ध की स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम, दोलमा जो होता है नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। उत्तर, लोनपोगार के बेटे का नाम डावा और लड़की का नाम दोलमा। तो इस तरह से नामकरण हो सकता है। तो इसमें यह बताया गया है कि आप किस तरह का नाम देंगे। तो बच्चों, आशा है कि आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा अच्छी तरह से आप लोगों को समझा कर पढ़ाऊँगी। और आशा है बच्चों कि आपको सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप मेरे चैनल देवज नागरी को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, इसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।